एक भाई अपनी बहन की कैसे रजाई भरता है। वीडियो को पूरा जरूर सुनिए, बहुत मजेदार है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पति कभी भी वो खुशी नहीं देते थे जिसकी मुझे उम्मीद थी। जब मैं अपने पति के पास आई तब से उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं था। मैं हर दिन अपने पति के प्यार के लिए तड़पती रहती, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर किसी औरत को उसके पति से वह प्यार न मिले जिसका वह हकदार है तो उसके कदम किसी और रास्ते पर जाने के लिए तड़पती रहती, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर किसी औरत को उसके पति से वह प्यार न मिले जिसका वह हकदार है तो उसके कदम किसी और रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। जैसे जैसे मेरी जिंदगी में पति से दूरियां बढ़ती गईं, मेरी जिंदगी में एक ठहराव आ गया। मेरा भाई अभिषेक, जो हमारे घर पर ही रहता था, अक्सर मुझे छिपकर देखता था। एक रात जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तब मेरा भाई ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने पास खींच लिया। फिर वह कहने लगा, दीदी शर्माओ मत, आज मैं आपको वह खुशी देना चाहता हूँ जो आप चाहती हो। उस वक्त मेरा भाई ने मुझे पूरी रात सांस भी नहीं लेने दिया। मेरा नाम सुनीता है और मैं अभी 25 साल की हूँ। मुझे लगा कि मैंने शादी करके अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। शादी की पहली रात के बाद मेरे पति ने मुझे एक बार भी नहीं छुआ था। मेरी शादी 1 साल पहले बड़े धूमधाम से हुई थी। मेरे शादी के सपने जल्द ही एक दुस्वप्न में बदल गए। शादी की पहली रात को छोड़कर मेरे पति महेश ने मुझे एक बार भी नहीं छुआ। वो हमेशा काम में व्यस्त रहते या दोस्तों के साथ समय बिताते। मेरे मन में सवालों का अंबार था, पर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि शायद महेश को समय चाहिए होगा, लेकिन ये स्थिति दिन ब दिन और बुरी होती जा रही थी। मेरी पुरानी यादें अक्सर मेरे मन में आती जब मैंने महेश को पहली बार देखा था। हमारी मुलाकात एक पारिवारिक शादी में हुई थी। महेश की मुस्कान और शालीनता ने मुझे आकर्षित किया था। उनकी बातें और समझदारी ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो एक आदर्श जीवन साथी साबित होंगे। लेकिन शादी के बाद का उनका बदलता हुआ रूप मुझे समझ नहीं आ रहा था। शादी के कुछ महीने बाद मैंने महेश से बात करने की कोशिश की। मैंने हिम्मत जुटाई और एक रात जब महेश घर पर थे उनसे पूछा, महेश क्या हमारे बीच कुछ गलत हो रहा है, तुम मुझसे दूर क्यों रहते हो? महेश ने कोई खास जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ इतना बोले, मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ, तुम्हें समझना चाहिए। उनके इस जवाब से मेरी परेशानी और बढ़ गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ या फिर महेश के मन में कुछ और ही चल रहा है। मैंने अपनी सास से बात करने की भी सोची, लेकिन मुझे डर था कि कहीं वे मुझे ही दोषी न मान लें। मैं और मेरे पति करीब जरूर थे, लेकिन हमारे बीच अब एक पति पत्नी वाली नज़दीकियां नहीं थीं। इस प्रकार मेरे पति के ऐसे व्यवहार के कारण मैं अनजाने में ही भाई की ओर आकर्षित हो गई। मेरे चाचा का बड़ा लड़का अभिषेक, जो हमारे घर पर ही रहता था, अभी 21 साल का था, लेकिन देखने में किसी हटे कट्टे मर्द की तरह लगता था। साथ ही साथ वह सुंदर भी था, जिससे मेरी नज़र बार बार उसकी तरफ चली जाती थी। अभिषेक का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका व्यवहार, सब कुछ मुझे उसकी ओर खींच रहा था। मैं खुद को उसकी ओर आकर्षित होने से रोक नहीं पा रही थी। एक दिन जब मैं अकेली बैठी थी, अभिषेक मेरे पास आया और बोला, दीदी आप कुछ उदास लग रही हैं, सब ठीक तो है ना? उसकी चिंता भरी आवाज़ ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अभिषेक, सब ठीक है, बस थोड़ी थकान है। अभिषेक ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, दीदी अगर आपको कभी किसी से बात करने की ज़रूरत हो तो मैं यहाँ हूँ, आप मुझसे खुलकर बात कर सकती हैं। उसकी बातों में सच्चाई और अपनापन था, जिसने मुझे थोड़ा सहज महसूस कराया। मेरे ससुर की मृत्यु मेरे शादी के कुछ महीने बाद ही हो गई थी, इसलिए अब केवल मेरी सास थी। अब मेरी शादी को 7 महीने हो गए थे, लेकिन मेरे पति ने मुझे अभी तक छुआ नहीं था। जब अभिषेक घर आया तो मैं किचन में खाना बना रही थी। मैं उन्हें घर में कहीं नहीं दिखी तो वो मुझे ढूंढते हुए किचन में आ गया। आते ही बोला, दीदी कैसी हो? बोलते हुए मेरे गले से लग गया।
फिर उसने कहा, नए शादीशुदा जोड़े का वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है दीदी उसकी बातों पर मैंने कहा, अब शादी के 7 महीने गुजर गए हैं तो अब नया कहाँ रह गया है, अब तो पुराना हो गया है। मेरा भाई अभिषेक बहुत ही रोमांटिक किस्म का था, यह मैं जानती थी। इसलिए मैं अभिषेक को हमारी पति पत्नी के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। मुझे उससे ऐसी बात कहना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उसके सवालों पर मुस्कुराई और अपने काम में लग गई। अगले दिन रात को मेरी सास ने अदरक का काढ़ा बनाने को कहा। मुझे लगा कि उन्हें जरूर किसी बात की तकलीफ है। मैं एक गिलास अदरक का काढ़ा बनाकर अपने सास के कमरे में लेकर चली गई। फिर उन्होंने मुझसे इस काढ़ा को अभिषेक के कमरे में देने को कहा। मेरी सास घर का एक भी काम नहीं करना चाहती थी। सुबह होते ही वह सामा लेकर बैठ जाती और शाम होने पर बाहर जाकर खाली पेट बैठ जाती। बस यही उनका काम था। अब भी उन्होंने मुझे वही काम बताया जो पहले बताया करती थीं। मैं वह अदरक का काढ़ा लेकर अभिषेक के कमरे में चली गई। जब मैं उसके कमरे में दाखिल हुई तो अभिषेक शीशे के सामने खड़ा होकर अपने आप को निहार रहा था। उसे इस तरह खुलेआम देखकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि अभिषेक अब बच्चा नहीं था, अब वह जवान लड़का हो गया था। अभिषेक ने ध्यान नहीं दिया तो मैंने अपने हाथ की चूड़ियां बजाई। उसकी आवाज़ सुनकर अभिषेक ने मुझ पर ध्यान दिया। उसे मुझे देखकर कोई शर्म नहीं आई। फिर वह कहने लगा, अरे दीदी आप यहाँ कोई काम था क्या? तब मैंने उससे कहा, मेरी सास तुम्हारे लिए अदरक का काढ़ा भेजी हैं। अभिषेक कहने लगा, दीदी मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था इसलिए आपके सास को काढ़ा बनाने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे आपको कह दिया। अभिषेक की बात सुनकर मुझे मन ही मन हंसी आ गई, क्योंकि वह मेरी सास के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता था। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने अभिषेक से पूछा, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? तब उसने बताया कि उसने बाहर बहुत ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया था, इसलिए उसका गला थोड़ा खराब हो रहा था। सर्दी लगने से पहले कुछ गर्म चीजें लेना अच्छा होता है। अपने भाई से बात करते समय मैंने अपना सिर नीचे झुका लिया क्योंकि वह अभी भी बिना कपड़ों के था। मुझे ऐसे देखकर अभिषेक कहने लगा, दीदी जब से आप आई हो तब से ऐसे गर्दन झुकाकर क्यों बात कर रही हो? तब मैंने कहा, अभिषेक तुम तो बहुत खुले स्वभाव के हो और मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बहुत शर्म आती है। पहले तुम कपड़े पहन लो फिर मैं सिर उठाऊंगी। जैसे ही अभिषेक ने कपड़े पहने मैंने अपनी गर्दन सीधी कर ली और बात करने लगी। मुझे अपने भाई के कमरे में गए आधे घंटे से ज्यादा हो गया था। मैं उसे अदरक का काढ़ा देते हुए कहने लगी, अभी काढ़ा ले लो और जितनी जल्दी हो सके पी लेना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए। तभी मेरा भाई कहने लगा, दीदी मुझे आपकी जल्दबाजी पसंद नहीं है। आप ध्यान देकर भी नहीं देती हैं। मैंने कहा, अभिषेक तुम्हारे जीजा इंतजार कर रहे होंगे तो मैं अब चलती हूँ। इतना कहकर मैं अभिषेक के कमरे से चली गई। मेरे पति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं रात भर कमरे में थी या नहीं। वह पहले से ही बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। हम एक ही कमरे में सोते थे मगर मैं फर्श पर सोती थी और मेरे पति अकेले बिस्तर पर सोते थे। मुझे क्या पता था कि मेरा विवाह किस तरह के आदमी से होने वाला था। उदास चेहरा लेकर मैं लेट गई और सो गई। फिर आधी रात को मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई है, कोई अंदर से हमें देख रहा है। लेकिन मुझे इतने अंधेरे में रात को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और सो गई। अगले दिन सुबह मेरे पति ऑफिस चले गए और सास हॉल में बैठी थी। मैं किचन में काम कर रही थी, तभी अचानक मुझे अपने ऊपर किसी का हाथ महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो अभिषेक था। मैं उसे देखकर चौंक गई। उसकी यह हरकत देखकर मैं उस पर चिल्लाने लगी, अभिषेक ये कैसा मजाक है? यह मत भूलो कि मैं तुम्हारी दीदी हूँ। मुझे गुस्से में देखकर उसने कहा, दीदी आप शांत हो जाइए। मुझे तो बस थोड़ा मजाक करना था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आप इतना नाराज हो जाओगी। उस वक्त मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी अभिषेक मुझसे बहुत शांति से और मुस्कुराकर बात कर रहा था। मैं जानती थी कि उसका स्वभाव थोड़ा मजाक करने का था। वह सिर्फ मेरा मूड ठीक करने के लिए किचन में आया था। उसने मुझसे कहा, दीदी आज शाम को हम लोग बाहर घूमने चले। मैं काफ़ी दिनों से बाहर नहीं गया हूँ।
मैंने कुछ देर सोचा और फिर सहमति में सिर हिलाया। शाम को हम दोनों पास के पार्क में चले गए। वहाँ की ताज़ा हवा और प्राकृतिक वातावरण में हमें बहुत अच्छा लगा। अभिषेक ने मुझे अपनी कॉलेज की बातें बताई और हम दोनों ने बहुत समय साथ बिताया। उसने मेरी अकेलेपन की भावना को कुछ हद तक कम कर दिया था, लेकिन मेरे मन में उसके प्रति बढ़ता आकर्षण मुझे चिंतित करने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस स्थिति से कैसे निपटूं। अभिषेक ने मुझे अपनी पसंदीदा फिल्म देखने का न्योता दिया। मैंने सोचा कि इससे कुछ समय के लिए मेरा मन बदल जाएगा और मैंने हाँ कर दी। हम दोनों ने साथ में फिल्म देखी और इस दौरान हमने बहुत सारी बातें की। फिल्म के दौरान अभिषेक ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चौंक गई, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं इस स्थिति में कैसे पहुंच गई, लेकिन अभिषेक के स्पर्श में एक अलग ही सुकून था जिसे मैं नकार नहीं पा रही थी। वह एक पागल लड़का था। जब मैं अभिषेक को देखती तो मुझे आश्चर्य होता था कि मेरे पति ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करते हैं। मैं इतनी खूबसूरत और भरे हुए शरीर वाली हूँ, उसके बावजूद मेरे पति हमेशा मुझसे दूर क्यों भागते हैं। मैंने अपनी बड़ी बहन से अपने पति के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की। मेरे माता पिता को भी इसके बारे में पता था, लेकिन उन सभी ने मुझसे कहा कि तुम्हारा पति आज या कल तुम्हारा हो ही जाएगा। मेरे परिवार में कोई भी मेरे पति महेश से बात करने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मैं अपना ख्याल कैसे रखूं। मुझे तो मेरे पति ने अभी तक छुआ ही नहीं था। मैं रोज रात को बिस्तर पर एक प्यासी मछली की तरह तड़पती, लेकिन उससे मेरे पति को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक औरत को उसके पति से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। उसी तरह मेरी भी बहुत सारे सपने थे, लेकिन वह सब बेकार हो चुके थे। एक औरत को सिर्फ रुपए पैसे या खाना से पेट नहीं भरता है, उसे इन सब के अलावा कुछ और चाहिए होता है। अगर वह चीज़ उसे ना मिले तो उसकी जिंदगी बेरंग हो जाती है। उस शाम जब मैं भगवान के सामने दीपक जला रही थी तब तेज हवा चल रही थी। उस समय घर की खिड़की भी खुली थी। जैसे ही वह खिड़की से तेज हवा अंदर आई तो उस हवा ने मेरे हाथ का दीपक बुझा दिया। वहाँ सास मेरे सामने बैठी थी। जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उन्होंने बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखना शुरू किया और मुझसे कहने लगी, तुमने शाम को क्या अपशगुन किया था। इस तरह से उल्टा सीधा मुझसे बात करने लगी। वह बात कर रही थी तभी अभिषेक वहां आ गया। उसने मेरी सास को रोते हुए देखा और उसे चुप कराया। मैंने अपनी सास की बात का उत्तर दिए बिना चुपचाप दिए को दोबारा से जला दिया और अपने कमरे में चली गई। मैं अभी मन ही मन बुदा रही थी कि तेज हवा के कारण फिर से दीपक बुझ गया। ना जाने ये कैसा अपशगुन हो गया था। मेरी सास को तो बस कुछ कहने का मौका चाहिए था और अब उनके पास अच्छा मौका था। मुझे पता था कि वह अगले हफ्ते तक किसी काम से मुझे बातें सुनाने वाली थी। तभी मैं अपने कमरे में आ गई और मुझे एहसास हुआ कि मुझे पीरियड आ गया है। तब मेरे पास घर पर सैनिटरी पैड भी नहीं था, क्योंकि मेरे पति अब भी घर पर नहीं थे और मैं अभिषेक को पैड लाने के लिए नहीं भेज सकती थी, क्योंकि मुझे किसी दूसरे से इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं लगता था। मैं अपनी सास को कुछ भी करने के लिए नहीं कह सकती थी, इसलिए मैं खुद से मेडिकल की ओर चली गई। कुछ देर बाद मैं सैनिटरी पैड लेकर बाहर आई। जब मैं घर आई तो मेरी सास ने मुझे वह चीज़ हाथ में देखकर बहुत कुछ सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तुमने दिया जला दिया जबकि तुम्हें पता था कि तुम्हारा मासिक आ गया है। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया, लेकिन सच तो ये था कि मुझे दिया जलाने से पहले पता ही नहीं था कि मुझे पीरियड्स आ गए हैं। उनकी बातें सुनकर मैं कमरे में आ गई और थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे सच में पीरियड्स आ गए हैं। मैंने अपनी सास को ठीक से समझाने की कोशिश की, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं थीं। सबसे पहले मुझे पेट में बहुत दर्द हुआ। मेरी सास ने ऐसी बातें कहकर मेरा माथा सुन्न कर दिया जो मैं सुनना नहीं चाहती थी। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आने लगे। उस समय महेश घर आए हुए थे, लेकिन वे अपनी माँ से कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे। जब मेरी सास बात कर रही थी तो मेरे पति मुझे अनदेखा करके छत पर चले गए। मेरे पति ने मेरी तरफ से कुछ नहीं कहा था, लेकिन अभिषेक मेरी सास से बात करने लगा।
अभिषेक ने कहा, दीदी को इस वक्त तकलीफ हो रही है। आप उनकी मदद करने के बजाय उन्हें और परेशान कर रही हैं। उसकी आवाज में एक सच्ची चिंता थी जिसने मुझे थोड़ा सकन दिया। मेरी सास को अभिषेक की बात सुनकर थोड़ा झटका लगा, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे दोष देना जारी रखा। अभिषेक ने फिर कहा, हर किसी की अपनी समस्याएं होती हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि उन्हें दोष देना चाहिए। दीदी ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अभिषेक की बातों का मेरी सास पर कोई खास असर नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मुझसे थोड़ी देर के लिए चुप रहना ही बेहतर समझा। मैं अपने कमरे में बैठी अभिषेक की बातों को सुनकर सोच रही थी कि कितना अच्छा होता अगर महेश भी इसी तरह मेरा साथ देते। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक छोटी सी खुशी भी थी कि कम से कम अभिषेक ने मेरा साथ दिया। कुछ देर बाद अभिषेक मेरे कमरे में आया। मुझे रोता देख वह मेरे पास आया और मेरे आंसू पोंछने लगा। वो कुछ कहने वाला था कि बाहर से आवाज आई। अभिषेक को मेरी सास ने बुलाया और वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उस रात मेरे पति ने ये भी नहीं पूछा कि मैंने खाना खाया है या नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मेरी शादी ऐसे लड़के से हुई थी। उस रात मैं बाहर हॉल में बैठकर रोती रही। मेरी चीख सुनकर ना तो मेरी सास बाहर आए और ना ही मेरे पति। पूरे घर में सिर्फ अभिषेक को ही मेरी चिंता थी। मेरी आवाज सुनते ही वह अपने कमरे से हॉल में आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गया। वहां उसने मुझे अपने बिस्तर पर बैठाया, मेरे आंसू पोंछे और घुटनों के बल बैठकर मुझसे बात करने लगा। वह कहने लगा, दीदी मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज लाया हूँ। ये सुनकर भी मेरा रोना बंद नहीं हुआ। मेरा दीदी अपनी अलमारी से एक ड्रेस निकालकर मुझे दिया जो बहुत अच्छा दिख रहा था और मुझे पसंद भी था। फिर उसने कहा, ये ड्रेस मैंने आपके लिए लाया था दीदी। इतना कहने के बाद उसने मुझे हंसाने के लिए गुदगुदी करना शुरू कर दिया। तब कहीं जाकर मैं हंसने लगी। कुछ ही पलों में अभिषेक ने मेरा रोना बंद कर दिया। मैंने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तब वो किचन में गया और मेरे लिए हल्दी वाला दूध ले आया। उसने कहा, ये दूध पी लीजिए, इससे आपको राहत मिलेगी। मैंने दूध पी लिया और धीरे धीरे दर्द कम होने लगा। अभिषेक ने मेरे पास बैठकर मुझे सांत्वना दी, दीदी आप चिंता मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अभिषेक के इस सहारे ने मुझे थोड़ी राहत दी। उसकी देखभाल और प्यार ने मुझे महसूस कराया कि इस मुश्किल समय में भी किसी का साथ और समझदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसका दिया हुआ ड्रेस लेकर मैं अपने कमरे में आ गई। उन 4-5 दिनों में घर में कोई भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अभिषेक मेरी तरफ ध्यान दे रहा था। धीरे धीरे मैं भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगी, क्योंकि मुझे भी ऐसे आदमी की तलाश थी जो मेरी और मेरी इज्जत का ख्याल रख सके, साथ ही मुझे वह खुशी दे सके जो एक औरत को उसके मर्द से चाहिए। अब वो हर रात मेरी सास और मेरे पति के सो जाने के बाद हल्दी वाला दूध मेरे लिए लाने लगा था। वो मुझे अपने कमरे में बुलाता और तरह तरह के चुटकुले सुनाता था। उस घर में मेरी मौजूदगी का एहसास अगर किसी को था तो सिर्फ मेरे भाई अभिषेक को था। लेकिन भाई की चिंता धीरे धीरे दूसरा रूप ले लेगी, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। कुछ दिनों बाद महेश अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। इस बीच मेरी सास सत्संग कर रही होती थी, इसलिए वह भी कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी। तब घर में मैं और अभिषेक ही होते थे। पिछले कुछ दिनों में अभिषेक के साथ मेरा रिश्ता ठीक ठाक रहा। एक दिन हम दोनों घर पर अकेले ही थे। आज मैं अभिषेक के कमरे में नहीं बल्कि अपने कमरे में थी। अभिषेक भी मेरे कमरे में आ गया और मुझसे बातें करने लगा। तभी अभिषेक ने मुझसे कहा, दीदी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे सवाल का सही जवाब देना। पहले आप वादा करो। मैं सोचने लगी कि अभिषेक हमेशा मजाक करते रहते हैं। दोस्तों, भाई और बहन की धकापेल आगे पार्ट में बताई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले दूसरे पार्ट के लिए।